दोस्तों, आज जो है हम जनरल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। जैसे ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये है कौन सी एग्जाम का है, दैट इज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि है हमारे लेबर इंस्पेक्टर पोस्ट का। ओके, एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि 2017 में हुआ था at 9 AM वाली शिफ्ट में। ओके, अब जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन हम ये पर्टिकुलर एग्जाम्स के क्यों डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पटवारी, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है इट इज सिमिलर। ओके, इसके बाद यदि हम बात करें कि जनरल मैनेजमेंट एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है, जब टॉपिक सेम है तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही एग्जाम्स में आते हैं। तो ये संभावना है कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो है आपको मिल सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इन इंडिया टॉक्स अबाउट, भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करती है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हमने हिंदी में देखा नकदी प्रवाह विवरण, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मूल्यह्रास लेखा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सूची मूल्यांकन। यस, तो दोस्तों, जैसे कि जब हम जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं, यदि किसी एग्जाम में आपको आ रहा है कि जनरल मैनेजमेंट टॉपिक आएगा, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम में आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है टॉपिक्स आएंगे। इसके अलावा जो है हम बात करें तो अकाउंटिंग से रिलेटेड, दैट इज कॉमर्स में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट रहता है उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और तीसरा जो है आपके ऑडिटिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये है आपके अकाउंटिंग पोर्शन का। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है इंडिया में किस से रिलेटेड है, वो किस चीज के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। यदि हम बात करें तो कोई जो है डेप्रिसिएशन के लिए बातचीत करता है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखी रहती है कि हमें ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये नहीं फॉलो करना है। तो वही चीज पूछी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में जो है हमें किसके बारे में बात की गई है। तो अकाउंटिंग 1 में जो है इट इज अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में जो है बात की गई है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण से रिलेटेड जो है उसमें बात की गई है। अब यहाँ पे हम ये एग्जामिन कर सकते हैं, जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, तब हमें हम अगर गिनती के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें वहां क्लू मिलेगा कि इससे रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पूछा है, मे बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 पूछ लिया जाए, मे बी 9 पूछ लिया जाए। तो ये एक क्लू है कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे सामने आ सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टर्म is given for the details on application form that normally includes a candidate's name, okay, date of birth, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस। हिंदी में भी इसको हम रीड करते हैं, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हमें दिख रहा है कि अब जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म कोई फिल करते हैं और उसमें जब हमारा नाम, एड्रेस या हमसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं। तो जब हमें ऑप्शंस आएंगे तो हम शायद इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमारे सामने ऑप्शंस है पर्सनालिटी आइटम्स, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, रेफरेंस चेक। तो क्या हो गया दोस्तों, ऑब्वियसली जहां हम अपना नाम, एड्रेस, हमारा डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें मेंशन कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारी व्यक्तिगत जानकारी है। तो करेक्ट आंसर विल बी पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी, है ना। इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने। अब हम रीड करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ओके, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। कैप्चर इकोनॉमिक डाटा, आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा करना,
रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है अकाउंटिंग, या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन, कार्रवाई के लिए जानकारी प्रदान करना, या फिर अकम्प्लिश नॉन इकोनॉमिक गोल्स, गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। अब बहुत ही सिंपल है, यदि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है उनके लिए शायद बहुत ही आसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट पढ़ा होता है और कॉमर्स लिया है सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली अकाउंट्स भी पढ़ा है, तो ये उससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। अब अकाउंटिंग का मेन बेसिक फंक्शन क्या है, तो अकाउंटिंग जो है किस लिए की जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए की जाती है। जैसे कि हम बात करें वित्तीय लेन देन से संबंधित होती है ये। लेट अस सी द आंसर। ओके, रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देन से संबंधित। ओके, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन आए तो स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज अपीयर इन द डैश। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज कहाँ आती है, हिंदी में यदि उन्होंने लिखा है तो लिखा है आकस्मिक दायित्व डैश में दिखाई देते हैं। ओके, हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, जब हमें वर्ड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज पता होगा तो शायद हम ऑप्शन के बिना ही उसको टिक कर पाएंगे या समझ पाएंगे कि क्या आंसर है। अब क्या होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज दोस्तों? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज ऐसे दायित्व या ऐसी लायबिलिटीज होती है जो अभी हमारे पास एज अ डेट या दायित्व नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में जो है हमारा दायित्व बन जाए, है ना, भविष्य में जो है वो हमारा दायित्व बन सकती है। दैट मीन्स ये श्योरिटी नहीं है कि वो हमारी लायबिलिटी अभी है कि नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो हमारा दायित्व बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई केस चल रहा है ना, कोर्ट केस चल रहा है, अब वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां पे जुर्माना भरना पड़ सकता है ऑफ ₹50,000, जो भी आपका केस हो। ओके, अब आपको यहाँ पे लग रहा है थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, बट आपको कंफर्म नहीं है, तो ये जो है आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगी कि आपकी अब ऐसा दायित्व नहीं है जो आपको पे ही करना है, ये ऐसा दायित्व है जो फ्यूचर में हो सकता है ना, तो उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज। और इसको जो है हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, इसको हम नोट्स ऑन अकाउंट्स टू बैलेंस शीट, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स में जो है हम लिखते हैं। दैट मीन्स हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसे आइटम्स जो बैलेंस शीट में नहीं आते हैं वो हम अलग से नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करते हैं। आप ऐसा समझ लिए उसको, सिंपल लैंग्वेज में हम अलग से उसका नोट रेफर कर देते हैं उसको, यदि वो किसी अकाउंट में नहीं आता है, तो वही है हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर यही है, नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे 5th क्वेश्चन पे। द डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू डैश डिसीजन। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन। हिंदी में अगर उसको रीड करें, वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार डैश निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। तो लेट अस सी द ऑप्शंस। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ओनली, केवल वित्तीय और निवेश में डिवाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट, निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड ओनली, केवल वित्तीय और लाभांश, और लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, दैट इज कैपिटल बजटिंग, कैश मैनेजमेंट एंड क्रेडिट मैनेजमेंट ओनली, केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। तो अब इसमें से क्या ऑप्शन होगा, तो जब हम बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसके क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू डिसीजन फंक्शन, तो वो क्लासिफाई होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड एसेट के बीच में। ओके, द करेक्ट आंसर इज निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन, जिसे हमने इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट कहा है। लॉजिकल भी है, यदि हमें नहीं पता है इसका आंसर पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो हम देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस को अरेंज करना। अब इससे रिलेटेड जब आप डिसीजंस लोगे तो उसमें डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन भी आएगा, आपका फाइनेंस वाला पोर्शन भी आएगा, और आपकी जो एसेट्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है वो भी आएगा। तो बहुत सिंपली जो है हम इसको वैसे भी
टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रेनिंग इक्विप्स ऑफ एन एम्प्लॉय टू डील सक्सेसफुली विद द प्रॉब्लम ही और शी इज फेसिंग। ओके, ऐसे कौन सा एरिया है ट्रेनिंग का जो जब कोई एम्प्लॉय कुछ फेस कर रहा है ना, कोई प्रॉब्लम, तब कौन सी ट्रेनिंग उसे दी जानी चाहिए। हिंदी में भी उसको पढ़ते हैं हम, परीक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। तो लेट अस सी, ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब हम यहाँ पे जब क्वेश्चन की बात कर रहे थे वहीं हम आंसर भी बोल रहे थे कि जब किसी एम्प्लॉय को कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको कौन सी ट्रेनिंग देंगे। डेफिनेटली हम उसको कौन सी ट्रेनिंग देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग, दैट इज समस्या समाधान परीक्षण, एंड दिस इज द आंसर। ओके, अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7th की। कंबाइंड लिवरेज मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑन। कंबाइंड लिवरेज जो है एक टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हमारा ऑपरेशनल एंड वेरिएबल बहुत सारी चीजें आती हैं। देखते हैं हम उसको, संयुक्त प्रभावन क्षमता डैश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। ऑप्शन देखें, कंबाइंड लिवरेज दैट इज इक्विटी कैपिटल आता है उसमें, कि डेट कैपिटल आता है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, या फिर ईपीएस। दैट मीन्स वो उसका इम्पैक्ट ऑफ चेंज जो है किस पर इफेक्ट करता है, तो दैट विल बी ऑन द ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। दैट मीन्स टोटल हमारी जितनी इनकम है उसमें से हम डिविडेंड वगैरह हटा दें, ओके, और उसको डिवाइड कर दें हम टोटल प्राइस से, तो हमारा नंबर अर्निंग पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो हमारा अर्निंग पर शेयर, दैट मीन्स पर शेयर पे हम कितना अर्न कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो ईपीएस इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टैली ड्यू टू द रूल ऑफ। हिंदी में पढ़े यदि से, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। यस, अब जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उन्हें बहुत इजीली पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक अकाउंटिंग टर्म है जिसमें क्या होता है कि लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो है हम उसमें लिखते हैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, एक हम डेबिट कॉलम बनाते हैं और एक हम क्रेडिट कॉलम बनाते हैं, और हमारे जो भी अकाउंट रहते हैं हर अकाउंट का जो है एक बैलेंस होता है, या तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यूजली जो एसेट साइड है उनका डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज है क्रेडिट होता है, वैसे ही इनकम है तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस है तो डेबिट होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के उन्हें इजीली समझ में आ जाएगा, और जिन्हें नहीं भी पता है तो भी ऐसा कुछ इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में हम वहां पे वो अकाउंट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी मेरी एसेट है और बिजनेस में है, उसका बैलेंस जो होगा दैट विल बी डेबिट। तो इस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट को लिखते हैं, और ये जो है हमेशा इक्विवेलेंट आता है। तो ट्रायल बैलेंस किस चीज को चेक करता है, जो डेबिट है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल आता है। एक अर्थमेटिकली हम चेक करते हैं हमारे अकाउंट्स को। अब हमारे पास यदि ऑप्शंस आ जाएं तो हम इजीली उसको क्लिक कर लेंगे। पढ़ते हैं, ऑल ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस इन द एंड। वो ये पूछ रहे हैं कि सभी ट्रांजेक्शन को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं इन द एंड, ठीक है, अंत में सभी लेन देन को ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ओके, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल एंड परिसंपत्ति देनदार एवं देनदारियां बराबर होती हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होती हैं ट्रायल बैलेंस में। एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस हैव क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस। आय एवं व्यय के क्रेडिट एवं डेबिट बैलेंस होते हैं। डेफिनेटली डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बट ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ही नहीं आती हैं, इनकम या एक्सपेंसेस ही नहीं आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। तो ये दो आपके ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, है ना। और ट्रायल बैलेंस को सभी ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं एट द एंड, ऐसा नहीं है। एक समरी प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है।
और हमारा ऑप्शन जो है ये सही है, जो हमने समझा उसके बिहाफ पे भी, और बाकी के ऑप्शन हमें कैंसिल हो गए। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि हर डेबिट का एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, तभी जाके डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। तो प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसकी मदद से बनाया जाता है, मतलब एक बैंक समाधान विवरण को डैश की सहायता से तैयार किया जाता है, किसकी हेल्प से जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन सकता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, तो दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक कस्टमर, यदि हम मेरा बिजनेस है तो मैं बैंक के लिए एज अ कस्टमर हुई, और एज कस्टमर बनाता है, और वो क्या करता है, जो उसने अपनी कैश बुक बनती है उसमें उसने अपने कैश बुक जो बनती है उसमें उसने अपना बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखे होंगे। ओके, ऑब्वियस सी बात है। और जब उसने बैंक से ट्रांजेक्शन किया होगा तो बैंक ने भी उस पर्टिकुलर कस्टमर की एंट्री की होगी, है ना। जैसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, या हम पासबुक में जो एंट्री करवाते हैं, अब तो डिजिटली भी हो गई है, बट हम पासबुक में जो एंट्री करवाते हैं दैट मीन्स वो हमें बैंक देती है कि हमने जो ट्रांजेक्शन किए हैं और हमने खुद की रिकॉर्डिंग भी की, तो उन दोनों को चेक करते हैं कि कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, और डिफरेंस आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसे ही हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके ऑप्शंस देखें हम, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है किसकी मदद से बनाया जाता है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण, या फिर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, रोकड़ बही के नकदी कॉलम और रोकड़ बही के बैंक कॉलम, और रोकड़ बही के बैंक कॉलम, ठीक है। एंड इसके बाद बोथ द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण के दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम। अब जैसे कि मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया तब यही बोला कि जो हमारी कैश बुक में हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है जो बैंक हमें देती है। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिख रहा है, कैश बुक में जो हमें बैंक कॉलम होता है उसको हम टैली करते हैं जो बैंक हमें स्टेटमेंट देती है उससे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसकी मदद से बनता है। डेफिनेटली कैश बुक, कैश कॉलम का क्या यूज है जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, है ना। और कैश कॉलम ऑफ, दोनों कैश बुक के कॉलम से भी कोई मतलब नहीं है, दोनों हमारे ही स्टेटमेंट है तो वो हमें क्या बताएंगे। ओके, और सेम ऐसा ही दोनों ही अगर बैंक के स्टेटमेंट है तो वो भी हमें हेल्पफुल नहीं लगा। तो हम क्या करते हैं, एक जो हमने स्टेटमेंट बनाया है और एक बैंक ने जो हमें दिया है, उन दोनों को हम एक साथ रख के और फिर हम अपने ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो बैंक ने एंट्री की है और बट हमने नहीं की है, या हमने की है और बैंक ने नहीं की है। तो द ऑप्शन फर्स्ट, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ओके, अब ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। People perform better in their jobs when they are given supportive feedback and this comes under, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, और वे डैश के अंतर्गत आते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं, जब लोग जो है अच्छा काम करते हैं, है ना, उन्हें सपोर्टिव फीडबैक, अच्छा फीडबैक दिया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, ये क्या है एक्चुअली। ओके, ये आपके मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की आवश्यकता है। नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन यानी संबंधन की आवश्यकता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डेफिनेटली जब उन्हें सपोर्टिव फीडबैक मिलता है तो वो वो जो है संबंधन की आवश्यकता कहलाता है। ओके, नीड फॉर एफिलिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 11, जॉब क्लासिफिकेशन सच एज सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जॉब है जिसमें सीईओ आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं। नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक के रूप में निम्न में
से किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो यदि इसके आंसर हम देखें तो टॉप मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स या सुपरवाइजर। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, जो हमारी जनरल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है उसमें एक वीडियो जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बना है। और उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, दैट इज टॉप लेवल, बॉटम सॉरी टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेवल। और उसमें हमने देखा था कि टॉप में कौन कौन आते हैं, जो भी बड़े लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं। फिर मिडिल लेवल के देखे थे। अगर आपको उस चीज को क्लैरिटी वे में देखना हो तो आप उसको देख लेना, ताकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर हो सकता है वो मिडिल लेवल पे, जैसे ये सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, एट द टॉप मैनेजर के लेवल पे आते हैं, है ना, शीर्ष प्रबंधक। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो वो बॉटम लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, है ना, या फिर मिडिल लेवल के ऑफिसर्स का नाम ले लें या उनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो आप जो है उस वीडियो को रेफर करके उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट आर एग्जामिन्ड एज अ पार्ट ऑफ। सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे कि हिंदी में क्या दिया है, धन व्यक्ति के उपयोगों और स्रोतों को डैश के हिस्सों के रूप में परीक्षित किया जाएगा। ओके, तो इसके ऑप्शंस देखें। फोरकास्टिंग टेक्निक है, एक पूर्वानुमानिक टेक्निक है, रेशियो एनालिसिस के उसमें आएगा, एक अनुपातिक विश्लेषण, द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के अंतर्गत ये आएगा, तुलन पत्र की तैयारी, या एक फंड फ्लो एनालिसिस, निधि प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत। तो जहां सोर्सेस ऑफ फंड या यूसेस ऑफ फंड, क्या हुआ इसका मतलब कि आपके पास कहां से पैसा आ रहा है बिजनेस में, किस सोर्स से आ रहा है और कहां किस सोर्स के कारण जो है पैसा जा रहा है। डेफिनेटली हम यदि सेल्स करेंगे बिजनेस में तो हमारे पास पैसा आएगा, और हम परचेज कर रहे हैं यानी पैसा जा रहा है, वो एक कारण हो गया जिसके कारण यूज हो रहा है हमारा फंड। और सोर्स कहाँ से आ रहा है वो कहलाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो रेशियो में तो क्या है, आपके फॉर्मुलेस वगैरह के बेसिस पे निकलता है, फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है। ये जो आता है ये आता है फ्रेंड्स फंड फ्लो एनालिसिस के बेसिस पे, निधि प्रवाह विश्लेषण नाम भी है उसका, फंड फ्लो, फ्लो ऑफ फंड, जैसे कि सोर्सेस ऑफ फंड का आना जाना, है ना, फंड का आना जाना। तो ये आ जाएगा आपका फंड फ्लो एनालिसिस, निधि प्रवाह विश्लेषण। ठीक है, अब बढ़े हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, the required rate of return that the debt investment must yield to protect shareholders interest। इसी का ही यदि हिंदी रीड करें हम, प्रतिफल की आवश्यक दर, ओके, जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल? ऑब्वियस सी बात है वो डेट की बात कर रहा है, देन द आंसर विल बी कॉस्ट ऑफ डेट, ऋण की लागत विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 14, डैश हेल्प मैनेजर्स डेवलप सोफिस्टिकेटेड सिस्टम दैट विल गिव बेटर कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। ऐसी कौन सी चीज है जो मैनेजर्स को हेल्प करेगी एक प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए या चीजों को कंट्रोल करने के लिए? हिंदी में अगर उसको हम पढ़ें तो आ जाएगा आपका, प्रबंधों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचनाओं पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम सूची नियंत्रण प्रणाली कहते हैं, फिर बजटरी कंट्रोल सिस्टम, बजटीय नियंत्रण प्रणाली, या फिर क्वालिटेटिव कंट्रोल सिस्टम जिसे हम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमें पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हमें नॉलेज नहीं भी हो तो भी हम इसका आंसर इजीली टिक कर सकते हैं, क्योंकि याद बात करें इन्वेंट्री तो यहाँ पे ये बात कर रहा है स्टॉक से रिलेटेड, बजट कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड वो आपसे हेल्प कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स, और जहां पे वो बात कर रहा है एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए तो वो आपको कहाँ मिलेगा? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पे आपका डाटा है तो आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी ताकि आप बेटर कंट्रोल कर पाओ ओवर द इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है। तो क्वेश्चन ये जो है आपका फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कभी कभी जब हमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है
तो जो हमें लग रहा है कि ये आंसर नहीं होगा उसको हम कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ऑब्वियसली वो आंसर बचेगा, जो लास्ट बचेगा ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिफ्लेक्टेड इन। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पूंजीगत व्यय डैश में परिलक्षित होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, कि बैलेंस शीट में आता है। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट मींस ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने कुछ आपकी एसेट खरीदने के लिए किया है, या किसी ऐसा एक्सपेंडिचर किया जो लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेगा। जैसे कि हम बात करें, आपने कोई मशीनरी खरीदी है, अब मशीनरी खरीदी है तो वो लंबे समय आपको मदद करेगी, तो ये वाला जो एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें जैसे मशीनरी, तो ये जो है आपकी एसेट हो जाती है, आपकी एक तरीके की प्रॉपर्टी है। तो एसेट्स को जो है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आंसर आ गया होगा जिनका भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, दैट इज द बैलेंस शीट। तो तुलन पत्र बैलेंस शीट जो है इसका सही आंसर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है डायरेक्ट उन्होंने एग्जाम्पल में मशीनरी लिख दिया, तो यहाँ पे बहुत ही मशीनरी अकाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन, तो हमें पता रहेगा कि मशीनरी कहाँ आएगी, वो हमारी एसेट होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखें, तो आप उसको बैलेंस शीट में इजिली पुटअप कर लेंगे। देन क्वेश्चन 16 की यदि हम बात करें, हु इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि हमें इसका नाम पता होगा तो हम इजीली उसको टिक कर पाएंगे, है ना, इसमें हम लॉजिक्स नहीं लगा पाएंगे। बर्टोल एंड मार्टिन, हिक एंड गैलेट, वी ए ग्रुकानस, नॉर्मन हॉर्टन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वी ए ग्रुकानस। ओके, this will be the answer. क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not true? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ओके, मनी वैल्यूज डिक्रीज विद टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण मनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। इट इज द पार्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं ये आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी आ रहा है आपके जनरल मैनेजमेंट में। ओके, मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमें टिक क्या करना है, जो गलत है कथन। इंडिविजुअल प्रेफर टू कंज्यूम नाउ रेदर देन इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मनी वैल्यू। ओके, हिंदी अगर इसका पढ़े, मुद्रा वैल्यू मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान की में उपयोग करना पसंद करता है, तो ये तो सही है। मनी डज नॉट हैव टाइम वैल्यू, मुद्रा का कालांतरण मान्य नहीं है, ये कोई जो है गलत है। मनी की डेफिनेटली टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, हमने आंसर तो टिक कर लिया है। वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। मनी की जो वैल्यू है वो समय के हिसाब से अलग अलग होती है, पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जैसे कि ये वाला भी सही है, तो जो हमने लगाया है कि मनी डज नॉट हैव अ टाइम वैल्यू, ये जो है ऑप्शन ट्रू नहीं है। ओके, अब बढ़े हम 18th क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्सेस ऑफ फंड। इनमें से कौन सा जो है सोर्सेस ऑफ फंड है, निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है। दैट मीन्स आपके पास पैसा आ रहा है, सोर्सेस ऑफ फंड यानी जहां से पैसा आपको मिलेगा। तो हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग, तो डेफिनेटली हमारे पास सेल ऑफ बिल्डिंग करेंगे तो फंड आएगा, है ना, कैश आएगा हमारे पास। ओके, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इशू ऑफ शेयर्स ओनली, जब आप शेयर्स को इशू करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टर्म लोन बोरोड, जब आपने किसी से लोन लिया है तब भी क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ फंड आ रहा है, आपके पास फंड आ रहा है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन दिया है उन्होंने, ऑल ऑफ द तीनों जो है सोर्सेस ऑफ फंड है ना। सोर्सेस ऑफ फंड जो है पैसे का आना हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो हो सकता है वो खुद पूछ ले, यूजेस ऑफ फंड इसमें से कौन सा है, तो वो यहाँ पे जो है आपको परचेज से रिलेटेड या परचेज ऑफ मशीनरी या एसेट परचेज ऐसा कुछ दे दे। ओके, तो ये हो सकता है। अब हम बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, अ यूनिक सिंबल
दैट इज पार्ट ऑफ ब्रांड इज रिफर टू एज। एक जो यूनिक सिंबल होता है जो ब्रांड को रिफर करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है डैश के रूप में जाना जाता है। ब्रांड का नाम होता है क्या? नहीं, ब्रांड मार्क नहीं बोलते हैं, उसे हम कहते हैं लोगो। लोगो जो है, जैसे कि आपने देखा होगा सेलो एक कंपनी है, तो उसका जो भी आप उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सेम वे में सेलो जो है लिखा होगा, है ना। इट में भी ऐसा डुप्लीकेसी होगी तो कहीं ना कहीं आपको सेलो जो है इस तरीके से दिखेगा। तो वो जो है पर्टिकुलरली ऐसा यूनिक सिंबल होता है जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोगो। सो द लोगो विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश रिफर टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है न्यूमेरिकल टर्म्स में, संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। प्रोजेक्ट्स या परियोजनाएं कहते हैं उसे, बजट कहते हैं, प्रोग्राम्स या कार्यक्रम, प्रोसीजर्स कार्यविधियां। तो हम इसे क्या कहते हैं? बजट जो कहते हैं। बजट क्या है? हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है ना। बजट एग्जैक्ट सही चीज बताते हैं क्या? नहीं, एक्सपेक्टेड रहता है कि ऐसा हो सकता है ना, और वो न्यूमेरिकल टर्म्स में रहता है, तो बजट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन अ बायर बायस अ शेयर फ्रॉम द सेलर ऑन एक्स डिविडेंड डेट। जब बायर जो है सेलर से डिविडेंड एक्स डिविडेंड रेट पे जो है शेयर लेता है, हु विल रिसीव द डिविडेंड। तब डिविडेंड कौन रिसीव करेगा? जब कोई क्रेता लाभांश रहित मतलब डिविडेंड छोड़कर वो शेयर ले रहा है ना, पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है, तो कौन सा लाभांश प्राप्त करेगा? कौन लाभांश प्राप्त करेगा? बायर, ब्रोकर दैट इज दलाल, दोनों बोथ बायर एंड ब्रोकर, क्रेता और दलाल दोनों ही, सेलर विक्रेता। तो सेलर जो है वो जो है रिसीव करेगा क्या? लाभांश जो है वो रिसीव करेगा, दैट इज डिविडेंड। यस, क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ दिस इंडिविजुअल इवैल्यूएशन मेथड इज द evaluator asked to describe the strong and weak aspects of employees behavior। हिंदी में अगर उसको रीड करें, इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किस में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। इनमें से किस में कहा जाता है? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, ऐसे इवोल्यूशन, फोर्स्ड चॉइस या ग्राफिकल रेटिंग स्केल। तो ये जो है आपके मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, और ये जहां पे वीक एंड स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर को जाना जाता है, इट इज अंडर ऐसे इवोल्यूशन जिसे हम निबंध मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। डैश मैनेजमेंट स्टाइल इज characterized by low concern for people and low concern for production। ऐसी कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न स्कोर और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलिखित की जाती है? ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लेजिस्फेयर, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या बेनोवेलेंट, जैसे हम कहते हैं लाभदायी। तो करेक्ट स्टाइल जो है, ये एक मैनेजमेंट का अगेन क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक्स नहीं है, दैट इज लेजिस्फायर, अबंधता जिसे हम कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डैश पर्सन टेंड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल, इम्पर्सनल इन डिसीजन एंड जजमेंट। डैश व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है। तो किस उसमें ये चीजें होती हैं कि जहां पर एक पर्सन को पाया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है या इम्पर्सनल है किसी डिसीजन को लेने में? तो संवेदनशील में, इंट्यूशन सहज बोध, या थिंकिंग चिंतनशील,
एंड फीलिंग भावनात्मक। तो सेंसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई इंसान विश्लेषण कर रहा है, कुछ इम्पर्सनल डिसीजंस ले रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, चिंतनशील। थिंकिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चंस फिनिश आउट होते हैं ऑफ द 2017 का जो 9 AM का शिफ्ट था वो। तो डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं हमको हमारी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं फिर किसी नए क्वेश्चंस के साथ या किसी नई शिफ्ट के प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। विद दिस, थैंक यू। तब तक आप डिस्कस करिए, इन क्वेश्चंस को देखिए, और जहां पे कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं, या वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप पढ़ सकते हैं। जैसे जहां पे हमने देखा कि टॉप लेवल मैनेजर्स से रिलेटेड पूछा है, तो वहां पे हम कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसकी लिंक जो है मैं डाल दूंगी ताकि आपको और क्लैरिटी हो। तो विद दिस, हियर आर क्वेश्चंस जिसको आप देखिए, फिर मिलते हैं हम नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।